वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको मेरी आवाज आ रही है? पिछला लेक्चर की शीट मिली थी, ओपन करके देखा था। डिड यू सी द शीट? समझ में आया था प्रोजेक्टाइल मोशन? बराबर। ये पिछले वाली शीट ही है ना? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अराउंड 10 इक्वेशंस देखे थे क्लास, राइट? वी सॉ अराउंड 10 इक्वेशंस। एक, दो, फिर कहीं पे तीन, चार, पांच, छह, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस थे। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो टोटल 8-10 इक्वेशंस हम लोगों ने देखे हुए थे प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, तो प्लीज 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 इस शीट को देखिए। ठीक है, आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन। ठीक है, ठीक। चलिए, आज का जो लेक्चर होगा दैट विल बी मोशन इन अ प्लेन का 1.8 है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एक लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन बाकी है, कृपया अच्छे से सुने। ठीक है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ प्रोजेक्टाइल। हमें ये निकालना। सबसे पहली बात कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नाम की चीज क्या होती है। सबसे पहली बात, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि सर्कल की एक इक्वेशन होती है, लाइन की एक इक्वेशन होती है, पैराबोला की एक इक्वेशन होती है, हाइपर पैराबोला की एक इक्वेशन होती है। इन सब की अपनी अपनी एक इक्वेशंस होती है। जैसे चैप्टर का नाम भी है, इक्वेशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इक्वेशंस। ठीक है, तो जब भी कोई चीज कोई भी मोशन कर रही हो तो वो चीज का भी अपना खुद का इक्वेशन हो सकता है। जैसे कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल में कैसे इक्वेशंस बन सकते हैं या प्रोजेक्टाइल किसकी तरह दिख सकता है, जरा ध्यान से देखते हैं। ये आपके एक एक्सिस हो गई प्रोजेक्टाइल की, ये आपकी प्रोजेक्टाइल की दूसरी एक्सिस हो गई। ठीक है, यहां से लेके यहां तक इस तरह से आपने प्रोजेक्टाइल को देखा हुआ है। प्रोजेक्टाइल यहां से शुरू होता है और इस तरह से यहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज देखी। ये जो प्रोजेक्टाइल आप देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल को हम पैराबोला की तरह देखते हैं। नॉट सेमी सर्कल, नॉट अ सेमी सर्कल। दिस projectile, the motion of a projectile is not like a semicircle, it is like a parabola. तो सबसे पहली चीज आप सब लोग अपने दिमाग में रखें कि अब प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा या प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा वो किसकी तरह दिखेगा? वो पैराबोला की तरह दिखेगा। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एक पैराबोला का इक्वेशन किस तरह से होता है। एक पैराबोला का इक्वेशन किस तरह से होता है? ठीक है, एक पैराबोला का इक्वेशन इस तरह से होता है, y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। दिस इज हाउ अ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला लुक्स लाइक। इट माइट बी पॉसिबल दैट यू हैवंट हर्ड अबाउट पैराबोला, अभी तक से आपने कभी पैराबोला के बारे में सुना ही ना हो सकता है। ऐसा है कि कितने लोग के साथ ऐसा है? सुना तो होगा। सुना तो होगा।
सुना भी नहीं है बहुत लोगों ने, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला के बारे में सुना भी नहीं है। अच्छा ठीक है, देखो अभी आप अगर सेमी सर्कल, जैसे बहुत सारे लोग, अभी जब मैं बोल रहा था ना कि एक प्रोजेक्टाइल एक किस तरह से दिखता है, तो बहुत सारे लोग उसको सेमी सर्कल बोल रहे थे, ठीक है ना। सेमी सर्कल में और पैराबोला में बहुत फर्क होता है, ठीक है। सेमी सर्कल क्या है? सेमी सर्कल तो आपके सर्कल का एग्जैक्टली आधा है, तो वो तो बहुत लोगों ने देखा होगा, है ना। इसलिए तो आप सेमी सर्कल जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सेमी सर्कल जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं कि आप सर्कल का आधा बोलना चाहते हैं। पर सबसे पहले आप सर्कल की खासियत देखिए। अगर आप सर्कल की खासियत देखेंगे तो शायद आपको सेमी सर्कल की भी खासियत समझ में आ जाए, और फिर आपको समझ में आ जाए कि सेमी सर्कल और पैराबोला क्यों सेम नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं यहां पे, इफ आई ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस, ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या खासियत है एक सर्कल की, कि सेंटर पॉइंट से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ड्रॉ कर लीजिए, उन सब पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। ये बात तो सब लोग जानते हैं, बराबर है कि नहीं। अगर मैं इस सर्कल को आधा कर दूं तो वो क्या बन जाएगा क्लास? वो सेमी सर्कल बन जाएगा, बराबर है। तो सेंटर से कोई भी सेमी सर्कल क्यों ना हो, सेंटर से उस सेमी सर्कल पे भी सारे पॉइंट्स पे डिस्टेंस तो आ ही रहेगा। आपको समझ में आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सर्कल या सेमी सर्कल में आप देखते हैं वो क्या है? सेंटर से अगर आप कोई भी पॉइंट उस सर्कल या सेमी सर्कल पे लेके आएंगे तो उनपे आपको सेंटर से डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम मिलेगा। परंतु क्लास पैराबोला में ऐसा नहीं होता। ये तो सर्कल की खासियत है, सेमी सर्कल की खासियत है, पैराबोला में ऐसा नहीं होता। तभी तो हम लोग लास्ट लेक्चर में इस पॉइंट की जो हाइट थी उसको हमने क्या नाम दिया था क्लास लास्ट लेक्चर में? बताओ जरा मुझे, बताओ मुझे, लास्ट लेक्चर में इस मैक्सिमम हाइट को क्या नाम दिया था? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। किससे डिनोट किया था इसको? मैक्सिमम हाइट को किससे? हाँ वो हाइट है, पर किससे डिनोट किया था मैंने इसको? एच एच एच, याद आया? एच से डिनोट किया था कि नहीं किया था? क्या नाम दिया था इसको मैंने? मैक्सिमम हाइट। क्यों ऐसा बोला फिर मैंने इसको मैक्सिमम हाइट? ऐसा मैंने मैक्सिमम हाइट इसको क्यों बोला? क्योंकि यार ये सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट है ना, ये सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट है कि नहीं आपके बेस से? तो क्या आपको लग रहा है कि बेस से यहां तक का डिस्टेंस, बेस से यहां तक का डिस्टेंस, बेस से यहां तक का डिस्टेंस, अगर मैं इसको सेंटर पकड़ के चलूं तो क्या सारे डिस्टेंसेस एक जैसे आएंगे? आपको लगता है विल ऑल द डिस्टेंसेस लुक कम लाइक टुगेदर? एक जैसे आएंगे सारे डिस्टेंसेस? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है, इतना बेसिक डिफरेंस भी अगर आपको पता रहा तो भी चलेगा। इस इक्वेशन को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा काम अभी पैराबोला एक्सप्लेन करना नहीं है। मेरा काम ये एक्सप्लेन करना है कि हमारा प्रोजेक्टाइल पैराबोला जैसा दिखता है। अब देखो, बोलने से तो नहीं चलेगा ना। अगर मैंने सिर्फ बोल दिया कि मेरा प्रोजेक्टाइल पैराबोला जैसा दिखता है तो थोड़ी हम मान लेंगे, हमें उसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। और प्रूफ तभी होगा जब हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे, और वो इक्वेशन अगर इस इक्वेशन जैसी दिखती होगी, जो किसकी इक्वेशन है? जो पैराबोला की इक्वेशन है, अगर ऐसी दिखती होगी तो हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल पैराबोला जैसा है। लेक्चर का मुद्दा समझ में आ रहा है सब लोगों को? क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकालेंगे अभी दिखाऊंगा। इक्वेशन निकाल के उसको इस पैराबोला की इक्वेशन जैसी अगर दिख गई, कैसी दिखेगी वो भी अभी दिखाऊंगा। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे कि हमारा प्रोजेक्टाइल एक पैराबोला है। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड हम क्या करने वाले? पक्का? क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? अरे मुद्दा समझ में आ रहा है? बढ़ू आगे? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, चलो अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट एक्स का निकाला था। एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
उसका फॉर्मूला था u cos थीटा इंटू टी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, ठीक है। यहां से एक फॉर्मूले को पहले मैं लिख लेता हूं, कौन कौन से फॉर्मूले को मैं इस्तेमाल करूंगा वो लिख लेता हूं। और मैंने डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस भी निकाला था पिछले लेक्चर में, उसका फॉर्मूला था u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले मैंने पिछले लेक्चर में निकाले थे। इन दोनों फॉर्मूले को निकालने के लिए मैंने s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का इस्तेमाल किया था। पिछला लेक्चर अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ये दोनों फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस है उसको x मान लेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस है उसको y मान लेंगे, ताकि हमारे वेरिएबल्स थोड़े अच्छे खासे दिखने लग जाए। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं लिखूंगा x बराबर u cos थीटा इंटू टी। यहां से अगर मैं t निकालूंगा, टाइम अगर मैं निकालूंगा यहां से, तो मुझे टाइम मिलेगा x अपॉन यू cos थीटा। इसको डब्बे में डालें, इसको ऐसे ही रखें, इसको कैरी फॉरवर्ड करें, एस वाई की जगह पे y लिखें, u साइन थीटा लिखे इंटू, अभी अभी आपने t निकाला उसको यहां पुट करें, x अपॉन u cos थीटा माइनस साइन डालें, हाफ g लिखें, t की जगह पे वापस पुट करें x अपॉन u cos थीटा, और क्योंकि यहां पे t का स्क्वायर है यहां पे इसका स्क्वायर कर दें। आई होप सबको समझ में आ रहा है। मैंने पहली वाली इक्वेशन से t निकाला, उस t को उठा के मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब थोड़ा और सॉल्व करें, y बराबर u साइन थीटा, यहां पे सबको दिखाई दे रहा है, यहां पे cos थीटा सबको दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि इधर ही मुझे u और u को कैंसिल कर देना चाहिए। साइन थीटा अपॉन cos थीटा, पहले से x बच रहा है, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा को मैं tan थीटा लिख सकता हूं। एक माइनस साइन डाल देता हूं, हाफ जी, इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा इसको मैं और अच्छे से लिख लेता हूं, एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में लिखता हूं, और बाहर एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। ये आ गया मेरा फाइनल फॉर्मूला। इसको मैं डाल देता हूं डब्बे में। अब मैं उठा के लाता हूं पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन जरा लेके आते हैं, देखते हैं क्या पैराबोला की इक्वेशन बोलती है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला y बराबर होता है ax प्लस bx स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा काम होते हुए मुझे नजर आ रहा है। कैसे? अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो जो a है उसका रोल मेरे वाली इक्वेशन में tan थीटा प्ले कर रहा है, ये देखिए, और x की जगह पे x आपको दिखाई दे रहा है। जो यहां पे b है वो मेरी वाली इक्वेशन में माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्ले कर रहा है। ये पूरा का पूरा बंदा क्या रोल प्ले कर रहा है? बी का रोल प्ले कर रहा है। यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर। इसमें ए और बी क्या है? ए एंड बी आप कांस्टेंट्स पकड़ सकते हैं। अगर आप इस पैराबोला की इक्वेशन को देखेंगे और अगर आप मेरी वाली इक्वेशन को देखेंगे जो हमने अभी अभी प्रोजेक्टाइल मोशन से निकाली, तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली पैराबोला की इक्वेशन जैसी दिखती है। बस इसमें ए का रोल tan थीटा प्ले कर रहा है, बी का रोल ये पूरा बंदा प्ले कर रहा है, यहां पे x, यहां पे x स्क्वायर, सब कुछ एग्जैक्टली सेम। इस इक्वेशन की मदद से वी कैन टेक दिस इक्वेशन एज a और वी कैन टेक दिस इक्वेशन एज 1।
हम इस इक्वेशन की मदद से ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एंड विच इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, हेंस प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पैराबोला। ये आपने लिखना है फाइनली। 4 स्टेप का सिर्फ डेरिवेशन है। सिर्फ अगर आप ये डब्बे वाली जगह तक पहुंच गए, काम खत्म हो जाता है। 4 स्टेप है, ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। आपने क्या किया, आपने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाली। मैंने जो एक नंबर जिसको दिया है ना, मैंने जिस इक्वेशन को नंबर 1 दिया है उसको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिराइव द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। आ रही है आपको बात समझ में? तो आपने पहला वाला Sx वाला इक्वेशन यूज करना है, Sy वाला इक्वेशन यूज करना है। ये दोनों इक्वेशंस कहां से आए, ये दोनों इक्वेशंस कहां से आए उसका आपने डेरिवेशन नहीं दिखाना है। आपने डायरेक्टली इधर से ही शुरू करना है। Sx को x मान लेना है, Sy को y मान लेना है। यहां से टाइम निकालना है, उसको सिर्फ दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, बस, कुछ भी और नहीं करना है। थोड़ा बहुत यहां पे कैंसिल आउट होगा, आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। उस फाइनल इक्वेशन को आपको दिखाना है कि ये वाली इक्वेशन एग्जैक्टली पैराबोला की इक्वेशन से मिलती जुलती है। पैराबोला में जो a है वो यहां पे tan थीटा है, पैराबोला में जो b है वो यहां पे ये ब्रैकेट है। तो अगर हमारी इक्वेशन एग्जैक्टली पैराबोला जैसी इक्वेशन जैसी दिखती है, मतलब प्रोजेक्टाइल एक पैराबोला है। बोलिए हाँ या ना, कर सकते हैं कृष्ण, पर रहने दीजिए ऐसे ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एनी डाउट्स? समझा? क्लियर है? पक्का? 2 लाइन का कमाल। ये पिछले लेक्चर में ही मुझे बताना था, बट पिछले लेक्चर में वैसे भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हो गए थे, इसलिए मैंने उस वक्त ये बताना ठीक नहीं समझा। आज सिंपल सा टॉपिक है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि तुम्हारा प्रोजेक्टाइल किसके जैसा दिखता है, बस। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे बाइक का टायर क्या करता है, तो तुम बोलोगे सर मेरा बाइक का टायर सर्कल जैसा दिखता है, या सर्कल जैसे घूमता है, या सर्कुलर मोशन करता है। सिंपल सी बात है। तो हमें यही बताना है कि हमारा प्रोजेक्टाइल कैसा दिखता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आपका जो अर्थ है वो सन के आजू बाजू जब घूमता है तो वो किस तरह का मोशन है, क्या जवाब है आपके पास? अर्थ जब सन के आजू बाजू घूमता है तो वो किस तरह का मोशन है, क्या लगता है आपको? कितने लोग को इस बात की जानकारी है कि जब अर्थ सन के आजू बाजू घूमता है तो वो मोशन किस तरह का होता है? बोलिए। सर्कुलर होता है? किस तरह का शेप बनाता है? शेप किस तरह का बनाता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर्कल बनाता है? कितने लोग को लगता है सर्कल बनाता है? नहीं, सर्कल नहीं बनाता, एलिप्स बनाता है। एलिप्स, एलिप्टिकल शेप बनाता है। जब भी अर्थ सन के आजू बाजू घूमता है तो वहां पे एलिप्टिकल शेप बनाता है वो। याद आया? याद आया, बचपन में पढ़ते थे, है ना? तो क्या आपको समझ में आ रहा है? हर एक तरह का मोशन एक तरह का डायग्राम या एक तरह का फिगर डिस्क्राइब करता है। वैसे ही हमारा प्रोजेक्टाइल क्या डिस्क्राइब करता है? हमारा प्रोजेक्टाइल डिस्क्राइब करता है कि वो पैराबोला है, ठीक है? वहां पे ना माइनर एक्सिस होती है ना, मेजर एक्सिस होती है, बहुत सारी चीजें होती है, मैथ्स में समझने के लिए हमारे लिए काफी है। मैं यहाँ पे पैराबोला, हाइपर पैराबोला या हाइपरबोला ये सब चीजें मैं नहीं इन्वॉल्व करना चाहता। मुद्दा क्या है
कि प्रोजेक्टाइल कैसा दिखता है। प्रोजेक्टाइल पैराबोला जैसा दिखता है। और तुम्हें कैसे पता प्रोजेक्टाइल पैराबोला जैसा दिखता है? अरे हमने अभी इक्वेशन निकाली, ये देखो, और ये इक्वेशन किसकी जैसी दिखती है? पैराबोला जैसी दिखती है, इसलिए प्रोजेक्टाइल एक पैराबोला। डन है? सब लोगों को बातें समझ में आई? कोई डाउट नहीं दिमाग में? प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल एकदम क्लियर है सब लोग के दिमाग में? पक्का? बढ़ू आगे? आगे बढ़ सकता हूं मैं अभी? कोई टेंशन नहीं? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मेरी अगली बातें ध्यान से समझना, ठीक है? ध्यान से समझना। क्रिश, सारे प्रोजेक्टाइल पैराबोला ही होते हैं, सारे प्रोजेक्टाइल पैराबोला ही होते हैं, ठीक है? क्रिश, every projectile will come under parabola, ठीक है? जैसे अर्थ जो है, अगर वो सन के आजू बाजू घूम रहा है, ठीक है, तो बाकी कोई प्लैनेट अगर घूम रहा है तो वो भी तो इलेप्टिकली करेगा ना, ठीक है ना? तो एक तरह का मोशन फिक्स्ड है। अभी मेरी बाइक की टायर घूम रहा है या आपकी बाइक का टायर घूम रहा है, दोनों सर्कुलर ही हुआ ना। सो वी ऑलवेज डिफाइन अ प्रोजेक्टाइल एज अ पैराबोला, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, आपको दिया होगा, आपको दिया होगा कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो भी, ठीक है? क्लियर? चलिए, अब अगली चीज ध्यान से समझना है सब लोगों को, ठीक है? द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? उसके बाद का जो टॉपिक है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद का जो टॉपिक है, दैट इज पीरियड, रेडियस एंड एंगुलर स्पीड। उसके बाद का जो टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसके बाद का जो टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। ये चारों टॉपिक्स आपके 11th स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है? ये चारों टॉपिक्स आपके 11th स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं, बट ये चारों टॉपिक्स इन डिटेल 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में है। मतलब जो 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है, विच इज कॉल्ड एज द रोटेशनल मोशन, ठीक है, उसमें आप ये सारी की सारी चीजें इन डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है? तो अभी आपको ये टॉपिक्स यहां पे क्यों दिए हुए हैं फिर? अगर 12th स्टैंडर्ड में हम ये डिटेल में देखने वाले हैं रोटेशनल मोशन चैप्टर के अंदर, तो फिर अभी ये टॉपिक्स हमें क्यों दिए हुए हैं यहाँ पे? अभी ये टॉपिक्स इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको बस थोड़ा सा एक बेसिक आपका यहाँ पे बना दिया जाए, ताकि जब आप 12th स्टैंडर्ड में उतरते हो मैदान में और पहला चैप्टर रोटेशनल मोशन देखते हो और कोई आपके सामने बोलता है यूसीएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपका दिमाग थोड़ा बहुत तो आपका दिमाग चलने लग जाए कि हाँ मैंने सुना हुआ है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ना? अगर कोई मुझे बोल दे कि अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आपको थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आए। तो अभी हमारा अगला मुद्दा ये है कि हम इन चार चीजों को समझने जा रहे हैं, पर डिटेल में समझने नहीं जा रहे हैं। ना आपके टेक्स्ट बुक में 11th स्टैंडर्ड में ये चीजें डिटेल में दी हुई हैं, ना तो अभी आपको इनको डिटेल में उतना समझना है। बस क्या करना है, जितना मैं समझाऊंगा उतना दिमाग में रख के आगे बढ़ना है। 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में देखना। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? अभी अगला मुद्दा हमारा क्या है, सब लोग को समझ में आया? शुरू कर सकता हूं मैं? क्लियर है? कैन आई स्टार्ट?
पक्का? ऑल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग क्या चल रहा है? ठीक, चलो सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। ऑल ऑफ यू शुड पे अटेंशन। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सर्कुलर मोशन नाम की एक चीज होती है, ठीक है? सो आप लोग बोलोगे हाँ सर सर्कुलर मोशन तो हमने सुना है, कॉमन है। बिल्कुल सही, कॉमन है। कहां हो रहा है सर्कुलर मोशन? अभी आपके सर के ऊपर भी हो रहा है ना? सर के ऊपर कोई पंखा अगर आपने लगा दिया, वो घूम रहा है, तो वो आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो सपोज कीजिए ये आपका कोई बंदा है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो एक पार्टिकल यहां पे होगा, वो पार्टिकल हो सकता है इस तरह से गोल गोल घूम रहा हो, ठीक है? सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है, सर्कुलर मोशन जो करता है वो एक पार्टिकल करता है। पार्टिकल, ठीक है? बहुत बड़ी एक डिफरेंस बताता हूं जो मैं एक्चुअली 12 स्टैंडर्ड्स के बच्चों को बताता हूं, बट अभी आप लोग को बताना जरूरी है क्योंकि आप लोग के पास भी उतनी नॉलेज है। पता है आपको, बहुत सारे लोगों को ये फर्क ही नहीं पता होता कि सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में फर्क क्या है, ठीक है? सब लोग को फर्क ही नहीं पता होता, उनको लगता है सर्कुलर रोटेशनल मोशन एकदम सेम है। अलग अलग है, अलग अलग है। सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल करता है, रोटेशनल मोशन एक बॉडी करती है, बॉडी बॉडी, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये एक बाइक का टायर है, ठीक है? तो क्लास बाइक का पूरा टायर आपके लिए एक बॉडी है, ठीक है? तो अगर किसी ने आपसे सवाल पूछा कि ये बाइक का टायर क्या कर रहा है, तो आपने जवाब देना है कि सर बाइक का टायर रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है? पर ऐसा समझ के चलो कि बाइक के टायर के बीच में, जो बाइक के टायर के बीच में रेशे होती है ना, जैसे लाइंस होती है जिनको थ्रेडिंग बोलते हैं, अगर उस थ्रेडिंग में कोई पत्थर अटका हो और कोई आपसे पूछे कि ये पत्थर क्या कर रहा है, समझो ये एक स्टोन है, तो दिस स्टोन कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। तो वो स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा है। बहुत ही बढ़िया डिफरेंस है, बट बहुत कम लोगों के दिमाग में ये बात घुसती है। अगर आपको सच बताऊं तो जब मैंने 12th स्टैंडर्ड को इस बार रोटेशनल मोशन पढ़ाया उड़ान बैच में, जो उड़ान बैच है हमारी 12th स्टैंडर्ड की, तो मुझे 45 मिनट्स लगे ये समझाने में, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए मैंने, तकरीबन 5-6 एग्जाम्पल्स दिए टू टेल देम दैट कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन सेम नहीं होता। एक अक्की बॉडी रोटेशन करती है, पर अगर उसमें से आप एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर कर ले तो वो सर्कुलर करता है। अगर आपको ये बात अभी समझ में आ गई, अच्छी बात है, नहीं आई भूल जाओ, सिर्फ नॉलेज के लिए दिया था, सिर्फ नॉलेज के लिए बात आपको मैंने बताई थी, ठीक है? एक और एग्जांपल आप लोग के सामने रख देता हूं, एक और एग्जांपल आप लोग के सामने रख देता हूं ताकि शायद आपको बेटर एक अंदाजा आ जाए। सपोज कीजिए ये आपके घर का दरवाजा है, ठीक है? ये आपके घर का दरवाजा है, ये दरवाजे का यहां पे हिंज है। हिंज मतलब समझ में आता है? दरवाजा इस तरफ से खुलता है, यहां पे आपके दरवाजे का हैंडल है, दिस इज द हैंडल ऑफ योर डोर। तो आपका दरवाजा जब खुलेगा तो आपका दरवाजा कुछ इस जैसा खुलेगा। तो आपने देखा मैंने दरवाजे को थोड़ा अंदर की तरफ मैंने उसको धक्का मार दिया, ठीक है? दिस इज लुकिंग लाइक कि आपका दरवाजा थोड़ा अंदर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है? आपका दरवाजा थोड़ा अंदर की तरफ खुला हुआ है। अब अगर कोई आपको पूछेगा कि आपका डोर क्या करता है, तो आपका डोर रोटेशनल मोशन करता है, क्योंकि डोर क्या है? डोर एक बॉडी है, अक्खी पूरी की पूरी बॉडी, ठीक है ना? ये अक्खी पूरी की पूरी बॉडी रोटेशनल मोशन करती है। पर अगर आप दरवाजे पे कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लो, कोई भी एक पार्टिकल, वो दरवाजे का खुद का ही अंश हो सकता है, दरवाजे का खुद का ही अंश। अंश मतलब क्या? अंश मतलब क्या? अंश मतलब हो सकता है कि वो दरवाजा जिससे बना हो उसी का खुद का पार्टिकल हो। अगर दरवाजा लकड़ी से बना हुआ है तो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लीजिए आप, उसमें से एक छोटा सा पार्टिकल पकड़ लीजिए।
अगर आप इस पार्टिकल की बात करेंगे, इस पार्टिकल की बात करेंगे, तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? दुनिया की हर चीज जो रोटेशन मोशन करती है, उस बॉडी के सारे पार्टिकल उस वक्त सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। प्लीज प्लीज नोट द पॉइंट विच आई एम सेइंग। जब भी कोई चीज रोटेशन मोशन कर रही होती है, तो उस बॉडी के सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। तो अगर मैंने एग्जाम्पल आपको फैन का दिया, इफ आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैन, तो फैन एक्चुअल में रोटेशन मोशन कर रहा है। पर अगर फैन के ऊपर कोई धूल बैठी हो, या धूल का पार्टिकल बैठा हो, या कोई भी ऐसा छोटा सा पार्टिकल हो, तो वो छोटा सा पार्टिकल जो फैन पे बैठा हुआ है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। आ रहा है दिमाग में? बैठ रहा है? धीरे धीरे बैठ रहा है दिमाग में मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का पक्का? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? गॉट इट है सब लोग? नहीं बताना चाहिए था पर फिर भी बताया। कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसा मत सोच जाना कि अरे सर सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे थे, आप जाके पढ़ा रहे हो अभी रोटेशनल मोशन। क्लियर क्लियर? हाँ, क्योंकि अनुराग आप अर्थ को एक पूरे के पूरे अर्थ को एक पार्टिकल समझ के ऐसा करते हो। ठीक है, फिलहाल खाली उतना दिमाग मत लगाइए अर्थ के केस में क्या होता है। फिलहाल खाली अभी ये समझ लीजिए कि रोटेशन मोशन के किस्से में आप एक बॉडी कंसीडर करते हो, पर सर्कुलर मोशन के किस्से में आप एक पार्टिकल कंसीडर करते हो। बस इससे ज्यादा फिलहाल आपके लिए और दिमाग को टेंशन देने की आपको जरूरत नहीं है। 12th क्लास में आओगे तो आपके दिमाग को और टेंशन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या, सपोज कीजिए हम वापस एक सर्कल लेके आते हैं यहां पे। ठीक है, आगे हमारे पास और एक सर्कल। चलिए अब क्या, इस सर्कल में जरा एक पार्टिकल बना देते हैं, क्योंकि हमको पता चला ना कि जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम एक पार्टिकल की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट अ पार्टिकल, राइट? और ये पार्टिकल सेंटर से एक आर नाम के रेडियस पे घूमी घूमी करता रहता है। बराबर है? क्या करता रहता है? घूमी घूमी करता रहता है। अब समझो ये पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, द पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, वो पार्टिकल पूरा ऐसे घूमी घूमी करके, द पार्टिकल पूरा ऐसे घूमी घूमी करके वो वापस यहां पे आ गया। ठीक है, क्या बोला मैंने? पार्टिकल यहां था और वो पार्टिकल पूरा का पूरा घूमी घूमी करके वापस यहां पे आ गया। अब अगर मैंने आपको पूछा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय योर पार्टिकल, डिस्टेंस, तो वो कितना होगा? क्या आपको पता चल रहा है कि वो मेरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा? बराबर है? क्या होगा वो? क्या होगा वो? मेरा सरकमफ्रेंस। बराबर। तो कितना होगा क्लास सरकमफ्रेंस? कितना होगा सरकमफ्रेंस? कितना होगा बोलिए जल्दी? 2πr। ये हो गया आपके बंदे का डिस्टेंस, है ना? इतनी नॉलेज है सबके पास? इतनी नॉलेज है सबके पास? बराबर है? पक्का? आगे बढ़ू? हाँ। अब एक और छोटी सी चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए। पता है, जब भी आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, जब भी आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं या रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं, तो सर्कुलर मोशन में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो लीनियर मोशन से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि जब आप लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज बोलते हैं, वैसी सिमिलर चीज सर्कुलर मोशन में भी होती है, जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप यहां पे वेलोसिटी बोलते हो, तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हो, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप यहां पे एक्सेलरेशन बोलते हो, तो यहां पे आप एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हो। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट को यहां पे एस से डिनोट करते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पे थीटा से डिनोट होता है। वेलोसिटी जैसे यहां पे v से डिनोट होती है,
यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट होती है, यू कॉल दिस एज ओमेगा। जैसे यहां पे एक्सेलरेशन ए से डिनोट होता है, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट होता है। बस सवाल ये उठता है कि सर हम सर्कुलर मोशन में हर एक चीज के आगे एंगुलर 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 का गाना क्यों गा रहे हैं? वाई वी आर सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ एंगुलर एंगुलर एंगुलर? क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वो एक्चुअल में एंगल बनाता है। यकीन नहीं आ रहा? यकीन दिलाता हूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछता कि आपके पार्टिकल ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, कब? जब वो यहां से घूमी घूमी करके पूरा वापस यहां पे आया, तो आपके बंदे ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया 2 पाई का, 0 का नहीं। मैंने आपको बोला कि वो पूरा घूमी घूमी करके वापस आया है। आया है कि नहीं आया? घूमी घूमी करके दिख रहा है, घूमी घूमी करके आया कि नहीं आया? बोला था कि नहीं बोला था मैंने? एवरीबॉडी दिख रहा है? तो अगर वो टोटल घूमी घूमी करके आया तो बताओ उसने कितने का एंगल ट्रैवल किया? बताओ बताओ कितने का एंगल ट्रैवल किया? 2 पाई का किया कि नहीं किया? 2 पाई समझता है? 360 डिग्री समझता है? समझता है 360 डिग्री? है ना? है ना? बराबर बात है कि नहीं है? बराबर बात है कि नहीं है? इसलिए जब भी कोई बंदा सर्कुलर मोशन करता है, whenever a particle is doing a circular motion, it is always related with angles। इसलिए हम वहां पे एंगुलर एंगुलर का गाना गा रहे हैं। क्लियर? क्लियर? सब लोग को ये बात समझ में आई? वैसे ही आपके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी होती है और वैसे ही आपके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। जो बंदा ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ऐसा घूमी घूमी वाला गोल गोल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो घूमते घूमते गोल गोल घूमते घूमते उसके पास जो वेलोसिटी होगी उसको बोला जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। और जब कोई ऑब्जेक्ट घूमते घूमते एक्सेलरेशन करेगा तो उसको बोला जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। घूमती हुई चीजों के पास सब एंगुलर वाली चीजें होंगी। परंतु परंतु अगर मैंने किसी पार्टिकल को एक जगह पे रोका, एक जगह पे क्या किया? रोका। ये पार्टिकल घूम रहा था पर मैंने इसको एक जगह पे रोका। तो जब कोई पार्टिकल को मैं एक जगह पे रोकता हूं तो उस वक्त मैं उसके पार्टिकल की एक टैंजेंट बना सकता हूं ऐसा, और ये टैंजेंट उसकी लीनियर वेलोसिटी हो सकती है। अब ये बात गले के नीचे उतरना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी अभी मैं ये बात कर रहा था कि ये बंदा ओमेगा नाम की एंगुलर वेलोसिटी से घूमी घूमी कर रहा है, और अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है। ऐसे कैसे होगा? जरा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। ये एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। सपोज कीजिए आप एक बस में बैठे हैं और वो बस इस तरह के एक कर्व में टर्न ले रही है। ये है एक BUS बस। इसमें बस में अलग अलग जगह पे लोग बैठे हुए, ठीक है? अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। जब ये बस इस गोल चक्कर में घूमेगी, जब ये बस यहां से ऐसे जाएगी, तो ये बस एक्चुअली क्या कर रही है? इस बस को एक पार्टिकल समझो या इस बस को एक बॉडी समझो, पर इस बस के अंदर के जो लोग बैठे हुए हैं उनको पार्टिकल समझो, ठीक है? तो बस अगर एक बॉडी है तो बस के अंदर के बैठे हुए लोग क्या है? अगर बस एक बॉडी है तो बस के अंदर बैठे हुए लोग क्या है? पार्टिकल। बराबर? क्या हम बस के अंदर बैठे हुए लोगों को पार्टिकल मान सकते हैं? पहली बात तो इस सवाल का जवाब दो। अगर एक बस, पूरी की पूरी बस एक बॉडी है
तो बस के अंदर बैठे हुए लोग कौन है? कैन द बस के अंदर बैठे हुए लोग कैन बी ट्रीटेड एज पार्टिकल्स? यस, दे कैन बी ट्रीटेड एज पार्टिकल्स। जैसे कि टायर पे लगा हुआ पत्थर एक पार्टिकल हो सकता है ना? और अगर टायर बॉडी है तो पार्टिकल, अगर वो पत्थर है तो एक पूरी की पूरी बस अगर एक बॉडी है तो उसके अंदर बैठे हुए लोग पार्टिकल हो सकते हैं। हो सकते कि नहीं हो सकते? अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर ये बस इस सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, अगर ये बस इस सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, तो अगर आप इस बस में बैठे हो तो जब भी बस एक सर्कुलर ट्रैक में घूमती है, आपको एक झटका लगेगा बाहर की तरफ। इस बस को हम ऐसे घुमाते हैं तो बेटर एक्सपीरियंस आएगा आपको। बस इधर से जा रही है ऐसी, ठीक है? और आप यहां 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 कहीं पे भी आप बैठे हो। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही बस घूमेगी, क्या आपको एक बाहर की तरफ एक झटका लगता है? लगता है एक झटका? क्या बाहर की तरफ गिरते हैं? अब मैंने बस ऐसी बनाई, क्या रियल लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बस में या कार में कहीं पे बैठे हो और वो चीज एक टर्न ले रही हो और टर्न लेते वक्त आप खिड़की की तरफ, बाहर की तरफ गिरते हो? गिरते हो? है ना? है ना? रियल लाइफ में देखा होगा आप लोगों ने बहुत बार। ये है वो टैंजेंशियल वेलोसिटी, जिसको आप बोलते हो वी। पर आपके पास उस वक्त एक एंगुलर वेलोसिटी भी है जिससे आप टर्न ले रहे हो, जिससे आप क्या कर रहे हो? आप टर्न ले रहे हो। जिस चीज से आप टर्न ले रहे हो वो आपकी क्या? वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी। पर एक ऐसी भी वेलोसिटी है जिससे आप बाहर की तरफ फेंके जा रहे हो, वो आपकी टैंजेंशियल वेलोसिटी। तो टैंजेंशियल, जब मैं टैंजेंशियल बोल रहा हूं तो टैंजेंशियल एक स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं होता? The word tangential is a straight line, right? If the word tangential is a straight line, that's why मैंने वहां पे v लिखा था, क्योंकि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन आता है तो लीनियर वेलोसिटी आती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर वेलोसिटी। मेरा बोलने का मतलब क्या है? मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल के पास लीनियर वेलोसिटी भी मौजूद होती है। लीनियर वेलोसिटी भी मौजूद, इसलिए मैंने आपको क्या बोला? इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो पार्टिकल है, अगर मैं इसको यहां रोक लूं तो इसके पास ये लीनियर वेलोसिटी है। अगर मैं इस पार्टिकल को यहां पे रोक के पूछूं तो उसके पास ये लीनियर वेलोसिटी है। यहां रोक के पूछूं तो ये लीनियर वेलोसिटी है, यहां रोकूं तो ये लीनियर वेलोसिटी है। जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा नाम की एंगुलर वेलोसिटी से, उसके अंदर एक लीनियर वेलोसिटी भी छुपी हुई है। आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ में? आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा गेटिंग दिमाग में आ रही है चीजें? दिमाग में आ रही है चीजें? हाँ या ना? हाँ या ना? आ रही है? वापस एक बार रिपीट करो मेरे साथ साथ, दिल में रिपीट करो मेरे साथ साथ, दिल में रिपीट करो, ठीक है? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी क्या वेलोसिटी होती है? बोलो। एंगुलर वेलोसिटी क्या वेलोसिटी होती है? एंगुलर वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल घूमी घूमी करता है। एंगुलर वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी है? जिससे पार्टिकल क्या करता है? घूमी घूमी करता है, गोल गोल घूमने की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, बराबर। पर हर एक पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी करते वक्त एक लीनियर वेलोसिटी छुपी हुई होती है। पर लीनियर वेलोसिटी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें एक पार्टिकल को एक जगह पे रोक के देखना पड़ेगा, टैंजेंट बना के, कि उस पे उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है। चलो, अब एक और एग्जांपल। ये तो हो गया बस का एग्जांपल। अब हो सकता है कि चलो बस के एग्जांपल में फीलिंग तो आई, और थोड़ी फीलिंग लाते हैं, ठीक है? चलो, हम अब धोएंगे कपड़े। क्या धोएंगे हम लोग? कपड़े, ठीक है? चलो, सब लोग कपड़े ले आओ। तो मैं तो लेके आ गया हूं, मैं लेके आ गया एक टॉवेल, मेरे को धोना है। मेरे को क्या धोना है? एक टॉवेल धोना है, ठीक है? तुम लोग कोई भी कपड़ा लेके आ सकते हो धोने के लिए। तैयार? हाजिर है सब लोग?
बेटा फिजिक्स पढ़ना है, ये चीज कड़क होनी चाहिए। क्या चीज कड़क होनी चाहिए? क्या चीज कड़क होनी चाहिए? इमेजिनेशन। क्या सबके हाथ में कपड़ा है? अबे हाँ या ना? है कपड़ा हाजिर है? हाँ। दूसरा हमें चाहिए, दूसरी चीज, पहली चीज कपड़े धोने के लिए हमें चाहिए कपड़ा, दूसरी चीज हमें चाहिए बैट। आप समझ चुके होंगे हम किस तरह से कपड़े धोने की सोच रहे हैं। ठीक है, रेडी? तीसरी चीज हमें कपड़े धोने के लिए चाहिए एक बहती हुई नदी। यू अंडरस्टैंड रिवर? क्या सब लोगों ने अपने आप को इमेजिन कर लिया है बहता हुआ पानी? नहर हो सकती है ना? उसके बाजू में एक और इंग्रेडिएंट चाहिए हमें कपड़े धोने के लिए, एक पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर। हर एक औरत का फिक्स होता है कि ये पत्थर पे मेरे घर के ही कपड़े धुलेंगे। बैट हो गया, है ना? साबुन वाबुन की जरूरत नहीं होती रे, गाँव में तुम लोग भी साबुन साबुन वॉशिंग पाउडर कौन यूज करता है रे? चल ठीक है, इतना इतना ही कर रहे हो तो चलो एक सोप। ठीक है, तुम्हें पता है क्या, अब हम जा रहे हैं कपड़े धोने। स्वागत है आपका आज के फिजिक्स के लेक्चर में। कपड़े धोने के लिए तैयार, ठीक है। स्टेप नंबर 1, क्या किया जाएगा? सोप अप्लाई। स्टेप नंबर 2, थोड़ा घिसे। घिसे, यू अंडरस्टैंड? कपड़े घिसना, यू अंडरस्टैंड? कपड़ों को घिसे, ये पत्थर पे कपड़े घिसते वो लोग, है ना? थर्ड, अप्लाई बैट। बैट मतलब यू यू अंडरस्टैंड? अप्लाई बैट मीन धाड़ दूड़, यस। पर ये सब स्टेप से अच्छा स्टेप मैं आपको बताता हूं, प्लीज पे अटेंशन। बहुत ही बढ़िया। हाँ ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंड करके रखो आंचल यार, भावनाओं को समझो डायरेक्ट। हाँ ठीक है, हाँ। जो स्टेप नंबर 4 है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कपड़े धोने का प्रोसेस। इट इज कॉल्ड एज ले पटक स्टेप। इन दिस स्टेप आप कपड़े को दंगल मूवी के सीन की तरह उठा के अपने सर के ऊपर से लाके पत्थर पे पटकते। कितने लोगों ने स्टेप इमेजिन कर लिया होगा? थाक थाक किया, स्टेप इमेजिन किया, थाक सर के ऊपर से लाके एकदम थाक 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 किया, इमेजिन किया? अबे किया? अबे आधे लोग कपड़े धोने तो नहीं चले गए? अरे भाई इमेजिनेशन चालू है। आधे लोग सर हम कपड़े धो के आते हैं, आप पढ़ाते रहो। अरे बाबा इधर ही रहो रे बाबा। स्टेप इमेजिन किया कि ले पटक स्टेप इमेजिन किया गया? डिड यू इमेजिन द ले पटक वाला स्टेप? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, मेरा तुम लोगों से सवाल ये है, और मेरी सारी फीमेल से ये सवाल है, क्या सोप अप्लाई करने से, कपड़ों को घिसने से और बैट से मारने से, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि वो कपड़ा साफ हो गया? ये लेप पटक वाला स्टेप करने की क्या जरूरत होती है रे? सोचो सोचो, तुमने सोप अप्लाई किया, तुमने कपड़े को पत्थर पे घिसा, तुमने उसको बैट से मारा, क्या इतनी सब चीजें करने के बाद तुम्हारे कपड़े साफ नहीं होंगे? व्हाई दिस लेप पटक स्टेप? व्हाई दिस लेप पटक स्टेप? बिकॉज बिकॉज जाने अनजाने में वो फिजिक्स पढ़ रहे थे। अब सर काय का, सर काय का फिजिक्स, किधर का फिजिक्स? अबे फिजिक्स है, अबे सब फिजिक्स का कमाल है। ये देख, ये देख, ये जब वो लोग लेप पटक वाला स्टेप करते हैं, ठीक है ना, लेप पटक का जब स्टेप करते हैं, तो जब वो, ये पत्थर है, ये पत्थर है जिसपे वो लेप पटक वाला स्टेप करते हैं इस तरह से, ठीक है। जब वो लेप पटक का स्टेप मारते हैं अपने हाथ से,
तो इस लेप पटक के स्टेप के टाइम पे लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर टू गिव यू सम ग्रेट फीलिंग। बहुत कलर है हमारे पास, हाँ। ये निकला यहां से मैल, हर एक रेशे में छुपा हुआ मैल टेंजेंशियल वेलोसिटी से बाहर की तरफ फेंका जाता है। बात को समझो। whenever you are doing the लेप पटक वाला step, just look at the water that is coming out from that kapda. Look at the water that is coming out of the kapda, and because of that water which is coming out of the kapda, that is the most important मैल. मैल means gandagi, which is hidden inside the kapda, which comes out through this tangential velocity. यहां पे एक मैल छुपा हुआ है, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के माध्यम से बाहर निकलता है। पर याद रखिए, पूरा का पूरा कपड़ा और कपड़े का हर एक पार्टिकल ओमेगा से सर्कुलर कर रहा है, पर उस वक्त एक बंदा टेंजेंशियल वेलोसिटी से कपड़े को छोड़ के निकल लेता है। ये पार्टिकल का यहां पे कोई मैल का होगा, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी से निकल जाता है, यहां पे कुछ होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी से बाहर बाहर बाहर। तभी तो कंसेप्ट बना वॉशिंग मशीन। सुना है कभी जिंदगी में वॉशिंग मशीन? सुना है? सुना है कभी जिंदगी में वॉशिंग मशीन? सुना है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्यों वॉशिंग मशीन में कपड़े गोल गोल घूमते हैं, क्यों भाई गोल गोल ही क्यों घुमाते हो तुम? वॉशिंग मशीन में कपड़े गोल गोल ही क्यों घुमाते हो? है कोई और तरीके से घुमाओ ना, कोई और तरीके से वॉशिंग मशीन में कपड़े घुमाओ। वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़े हैं, अगर वो घूमी घूमी कर रहे हैं, तो कपड़े घूमी घूमी किस खुशी में कर रहे हैं? कपड़े घूमी घूमी इस खुशी में करते हैं क्योंकि जब वॉशिंग मशीन में कपड़े गोल गोल घूमते हैं तो कपड़ों में से टैंजेंशियल, समझिए कोई कपड़ा है जो वॉशिंग मशीन में गोल गोल घूम रहा है, तो कपड़े में से टैंजेंशियल डायरेक्शन में मैल जो होता है वो बाय बाय बोल देता है। तो ये जो वेलोसिटी होती है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिससे कोई बाहर फेंका जाता है सर्कुलर मोशन का, जरूरी नहीं है बाहर फेंका जाए। अगर आपने कोई चीज को पकड़ के बैठा है तो आप बाहर नहीं फेंके जाओगे, बट उस वक्त हर एक बंदे के पास, हर एक बंदे के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और ओमेगा भी होता है। अबे अब तो यकीन आया कि एक बंदा जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके पास ओमेगा भी होता है, उसके पास वी भी होता है। दोनों चीजें होती हैं एक ही समय पे, दोनों चीजें मौजूद होती है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आधे लोग कमेंट कर रहे हैं सर हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, मैं तो खाली ये बोल रहा हूँ वॉशिंग मशीन में अंदर कपड़े घूमी घूमी करते हैं, इतना तो सुना होगा, इतना तो पता होगा। नहीं तो इसलिए तुम्हारे ले पटक स्टेप दिया मैंने। ले पटक स्टेप में समझ लो, अगर वॉशिंग मशीन में ना समझा तो। ले पटक स्टेप तो है भाई, वो तो देखा होगा। अब गॉट इट है, अब गॉट इट है, एवरीबडी गॉट इट है, एवरीबडी गॉट इट है। हाँ, कि बंदा अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास एक टाइम पे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या होता है, ये सब चीजें समझने के बाद तुम्हें पता होना चाहिए फॉर्मूला, जिसको बोला जाता है रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी। तो फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। फॉर्मूला कैसे आया, कहां आया, 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में समझेंगे। अभी खाली मुझे तुम्हें यह बताना था कि अगर कोई बंदा घूमी घूमी कर रहा है तो उसके पास ओमेगा भी है और उसके पास वी भी है, और दोनों के बीच का रिलेशनशिप इस फॉर्मूले से बताया जा सकता है। बस। क्या मैं अगले टॉपिक पे बढ़ूं? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ? हाँ या ना? पक्का? अगर ये गॉट इट है तो फिर अगले टॉपिक पे बढ़ा जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस थोड़ा 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 पढ़ना है, बस उतना हमें देखना है। ठीक है, कैन आई मूव फॉरवर्ड? बहुत ही बढ़िया। अब अगर आपने ऊपर एक टॉपिक देखा होगा
तो ऊपर एक टॉपिक था जिसका नाम था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं एक और टॉपिक लिख देता हूं यहां पे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब अभी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ सर्कुलर मोशन फिट किया था मैंने, कि कोई बंदा है वो घूमी घूमी कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हाँ, 10th में सबने सुना होगा ये सब चीजें, 10th में भी थी, ठीक है ना, 10th में भी थी, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट फर्क क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना। जब भी कोई बंदा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, पर जब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी वेरी हो जाती है। बस अभी 11th स्टैंडर्ड में तुम्हें इतना ही फर्क पता होना चाहिए बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, बेटर टू अंडरस्टैंड, एक फैन आपने 2 नंबर पे सेट करके रख दिया। 2 नंबर पे जब आपने फैन को सेट करके रख दिया तो आपने फैन की क्या सेट की, 2 नंबर पे आपने फैन का क्या सेट किया, आपने फैन की वेलोसिटी सेट की। आपने फैन की क्या सेट की, वेलोसिटी सेट की। अब फैन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूमी घूमी करता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। तो फैन क्या कर रहा है, फैन 2 नंबर पे यूसीएम कर रहा है। पर अगर आप अपने बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप आपके बाइक के टायर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आप बाइक के टायर की बात कर रहे हैं, तो बाइक का टायर के साथ क्या होता है, कभी ना कभी वो चीज चलती है, फिर रुकती है, ट्रैफिक आ गया, फिर गाड़ी तेज भगा रहे हो, पर ना गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, वो वेरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये आएगा किसके अंदर, NUCM में, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हो सकता है किसी के दिमाग में डाउट आए कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे आपकी फैन तो रोटेशनल मोशन करता है, अभी थोड़ी देर पहले बोला आपने फैन रोटेशनल मोशन करता है, और अभी आप फैन का एग्जांपल और बाइक का एग्जांपल सर्कुलर मोशन में दे रहे हो सर। अरे बाबा, मैंने क्या बोला, जब भी मैं तुम्हें फैन बोलूं तो तुम फैन छोड़ो, फैन के अंदर के पार्टिकल को ध्यान दो। जब भी मैं तुझे बाइक बोलूं तो बाइक के टायर को छोड़ो, बाइक के टायर पे लगे हुए पत्थर पे ध्यान दो। वो तुम्हारा काम है। मैं बॉडी बोलूंगा, तुम्हारे दिमाग में उस बॉडी का पार्टिकल आना चाहिए, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई बॉडी नहीं होगी तब तक कोई पार्टिकल नहीं होगा। तो मैं ऐसा थोड़ी फैन का पार्टिकल, मैं ऐसे क्यों बोलते बैठूं, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। सर फैन बोल रहे हैं, पर सर चाहते हैं कि हम समझे कि फैन का पार्टिकल के बारे में सर बात कर रहे हैं। सर बाइक का टायर बोल रहे हैं, पर क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, मतलब सर बाइक के टायर के पार्टिकल के बारे में बात करना चाहते हैं। किसी को बात समझ में आ रही है? Everybody is understanding the main difference between UCM and non UCM। बाइक के टायर और फैन का एग्जांपल क्लियर है आप लोग के दिमाग में, UCM नॉन UCM अंडरस्टैंड करने के लिए? एवरीबॉडी फीलिंग गुड? पक्का? कैन आई मूव फॉरवर्ड? पक्का? यूसीएम नॉन यूसीएम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हाजिर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अब एक और चीज अंडरस्टैंड करना, ठीक है? चलो खड़े हो जाओ सब लोग, स्टैंड अप। सर क्या करवा रहे हो सर, अभी तो कपड़े धोए। कुछ नहीं, एक कोई पकड़ लो, किसी को घर में भाई बहन मम्मी पापा कोई होंगे, किसी को पकड़ लो। हाँ चलो रेडी, वी विल प्ले फुगड़ी। कौन मेरे साथ कौन खेलना है? मेरे को भी एक जोड़ी लगेगी फुगड़ी खेलने के लिए। रेडी? अबे तैयार? हैव यू एवर प्लेड फुगड़ी? ओ जी मैं क्या, ये जी, ओ जी ये ऐसा कुछ कभी खेला है तुसी? हैं जी? हैं जी? पॉपुलर है जी, बढ़िया। हैं जी? स्टार्ट करें जी? ठीक है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज
इक्वल टू फिजिक्स। ये बात मेरी अच्छी तरह से समझना, ठीक है? जितना कड़क आपका ऑब्जर्वेशन है उतना कड़क आपका फिजिक्स है। तैयार? तैयार। सबसे पहले हमें हमारे पोजीशन को नोटिस करना है। जस्ट नो कि हम किस तरह से हमारी बॉडी को अलाइन कर रहे हैं। जस्ट लुक एट द पोजीशन। जस्ट लुक एट द पोजीशन। डिड यू नोटिस दिस? डिड यू नोटिस दिस कि जब भी हम फुगड़ी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे बॉडी को एक स्पेसिफिक पोजीशन में लाके फुगड़ी खेलना शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि ये स्पेसिफिक पोजीशन क्यों? इस स्पेसिफिक पोजीशन से ऐसा क्या हो जाता है? इस स्पेसिफिक पोजीशन से हमें एक ऐसी चीज मिलती है जो हमें फुगड़ी यानी कि सर्कुलर मोशन करने में मदद करती है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। जब भी आप अपनी बॉडी आराम से, शांति शांति शांति, मेरी बात सुनो, ऑब्जर्व करो। जस्ट ऑब्जर्व व्हाट आई एम सेइंग एंड इफ यू फील व्हाट आई से यू कैन एक्सपीरियंस इट। देन इज द मोमेंट जब आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। प्लीज, दिस पोजीशन इन विच you take yourself while playing fugri, that is the circular motion, is because you want to apply a force towards the center. ये जो हाथ आपने यहां पे पकड़ा है ना, ये हाथ की जगह पे आपको एक फोर्स महसूस हो सकता है। कुछ लोग अपने आप को बैकवर्ड टिल्ट भी करके ये फोर्स जनरेट करते हैं। सम पीपल, देयर पोजीशंस आर लाइक दिस, ऐसा ऐसा, और वो हाथ को ऐसा पकड़ते हैं। Why do you tilt your body like this? आप अपनी बॉडी ऐसे बैकवर्ड टिल्ट क्यों करते हो? या आप अपने पैरों को झुका के अपनी बॉडी पीछे टिल्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हो। सेंटर की तरफ जो आप फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जब आ जाता है, जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है, तब आप उसके बाद, सेंट्रीपिटल फोर्स आने के बाद, आप लोग अपनी बॉडी को, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे ही आ जाता है, आसान भाषा में जब आपके दोनों के हाथ टाइट हो जाते हैं, when you feel that the both of the hands are stretched enough, that there is enough force in the center, तब आप अपनी बॉडी को एक झटका मारते हो इस तरफ, और ये अपनी बॉडी को झटका मारेंगी इस तरफ। इस झटके के बाद आप गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। परंतु इमेजिन करो आप फुगड़ी में बहुत तेज गोल गोल घूम रहे हो और उसमें से एक आदमी थक जाता है और वो अब घूमना कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। तो कृपया करके ध्यान दीजिए कि जिस आदमी को थकना है और उसको फुगड़ी खेलना बंद करना है, वो क्या करता है? वो अपने हाथ को ढीला कर लेता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश इन हिंदी विच आई एम राइटिंग हियर। अपने हाथ को ढीला करने का मतलब यह है कि सेंटर पे लगने वाली फोर्स को कमजोर कर देता है। अगर सेंटर पे लगने वाली फोर्स कमजोर हो गई, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कमजोर हो गई, तो ऑटोमेटिकली सर्कुलर मोशन रुकने लग जाता है। अबे फीलिंग आ रही है? फीलिंग चाहिए मेरे को। फीलिंग आ रही है? कुछ फीलिंग आ रही है? मैंने क्या बोला? डिड यू अंडरस्टैंड? सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स का मतलब समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंड द फोर्स दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर? एवरीबडी गिव मी अ रिप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग?
कि क्यों फुगड़ी खेलते समय हम हमारी बॉडीज को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं। आप क्या जनरेट करना चाह रहे हो, आप क्या जनरेट करना चाह रहे हो, किस खुशी में आप ऐसा कर रहे हो। आप ये इस खुशी में कर रहे हो क्योंकि आप सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाने जा रहे हो, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक नहीं आएगी तब तक कोई भी बंदा सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आती तब तक सर्कुलर मोशन नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई? क्लियर? क्लियर? डन? डन? गॉट इट है? गॉट इट है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर अगर गोल गोल घूमते हुए किसी ने हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा? तो गोल गोल घूमते हुए अगर किसी ने अपना हाथ छोड़ दिया तो एक बंदा बाहर की तरफ गिरेगा, एक फोर्स अंदर की तरफ लगती है, एक फोर्स बाहर की तरफ लगती है। इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स आपको बाहर की तरफ फेंकती है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोला जाता है, और जो फोर्स आपको टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ फेंकती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। अब ये बात आप हमारे कपड़े धोने वाले एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। क्या आपको पता है जो मैल होता है कपड़े में उन पे क्या लगता है, सेंट्रीपिटल लगता है कि सेंट्रीफ्यूगल लगता है? क्या लगता है आपको? जो मैल है कपड़ों में, जो मैल है उन पे सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है कि सेंट्रीपिटल लग रहा है? हाँ हाँ, यही दो चीज का कमाल, यही दो चीजों का कमाल मिला के आप सर्कुलर मोशन करते हो। आपके जो कपड़े हैं ना वो सेंट्रीपिटल के हो जाते हैं और आपका जो मैल है वो सेंट्रीफ्यूगल का हो जाता है, इसलिए बाहर फेंक दिया जाता है। अगर आप समझेंगे, अगर आप समझेंगे, इसी एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, इफ यू कैन सी दिस ड्रेस, अगर आप ये ड्रेस देख सकते हैं तो आपका जो ड्रेस है वो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल का कमाल दिखा रहा है। जस्ट लुक एट दिस ड्रेस। ये जो ड्रेस है जो बाहर की तरफ फेंका जा रहा है, दिस इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल। यस, हेयर, हेयर, करण एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं अगला वही बोलने वाला था। हेयर, जस्ट लुक एट दिस हेयर। क्या क्या, यस यस, हेयर, हेयर, क्या हेयर आपको दिख रहा है? हेयर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हेयर सेंट्रीफ्यूगल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कपड़े सेंट्रीफ्यूगल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही टाइम पे दोनों फोर्सेस लगती है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक ही है। जैसे आप न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन पढ़ते हैं ना आप, वैसे ही सेंट्रीपिटल का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल होता है। अगर एक फोर्स सेंटर की तरफ लगाओगे तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगेगी, वो सेंट्रीफ्यूगल है। बस फीलिंग लेते रहो, बस फीलिंग लेते रहो। डिटेल में 12वीं में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी जितना पढ़ा रहा हूं ना वो 12वीं में इतना ही पढ़ाता हूं, इससे मतलब डबल पढ़ाता हूं, पर और डिटेल में पढ़ाता हूं मैं। बस अभी सिर्फ फीलिंग दिलाने का काम है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 11th स्टैंडर्ड में टॉपिक था और हमें फीलिंग दिलाए बिना सर ने भगा भगा के पढ़ा दिया। बस उतना नहीं आना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए। बोल रहे बाबा, समझ में आया? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का फर्क समझा? हाँ या ना बोलना चाहिए, हाँ या ना बोलना चाहिए सब लोगों ने। सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल का फर्क समझा? बढ़ू आगे। हाँ 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 हाँ। अब फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। जो सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हो सकता है? mv² बाय r। कहां से आया, कैसे आया? इंटरेस्ट मत दिखाएं,
सिर्फ आया इसमें इंटरेस्ट रखें, ठीक है, mv² r, ठीक है। ऑब्वियसली क्रिश, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम नहीं सुना क्या? अरे सुना है ग्रेविटेशनल फोर्स? पता है सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। बराबर। तो अगर सन, अर्थ सन के आजू बाजू घूमी घूमी कर रहा है, तो अगर सन, ये अर्थ सन के आजू बाजू घूमी घूमी कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल निभा रही है। अभी इस टॉपिक पे आएंगे, अभी इस टॉपिक पे आएंगे। चलो चलो पहले फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। 10वीं क्लास में देखा था, देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, 10वीं क्लास में देखा होगा। और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे। सेंट्रीफ्यूगल क्यों होगा क्रिश? सेंट्रीफ्यूगल तब होता है जब किसी को बाहर फेंकना होता है, अर्थ से किसी को थोड़ी बाहर फेंक रहे हैं हम लोग। आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं क्रिश? Whenever you're talking about centrifugal ना, तब आप लोगों को बाहर फेंकने का काम कर रहे हो। सर पर आपने कहा कि एक सर्कुलर मोशन में दोनों फोर्स होनी चाहिए। देखो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। क्रिश का सवाल क्या है? अगर एक हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, अगर हम एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स आपके पास है ना, बराबर है। पर मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर आप सर्कुलर मोशन किसी से बंध के कर रहे हो, किसी से क्या करके कर रहे हो? बंध के कर रहे हो। पहले मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूं। दूसरा फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है mr⍵²। बस ये दो फॉर्मूले याद रखो। अब मैं क्रिश के डाउट पे जा रहा हूं, ठीक है? समझो बात को, समझो। ये देखो क्रिश, सपोज करो आपने इस पॉइंट पे एक रस्सी बांधी और रस्सी पे आपने एक पत्थर बांधा, ठीक है? आपने इस पॉइंट पे एक रस्सी बांधी और रस्सी पे आपने पत्थर बांधा, और इस रस्सी को आप गोल गोल घुमा रहे, ठीक है? ये क्या है? दिस इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग माने क्या? रस्सी। स्ट्रिंग माने क्या? रस्सी। सब लोग को सुनना है, सब लोगों के लिए। दिस इज अ मास एंड दिस इज अ रस्सी। अगर ये मास गोल गोल घूम रहा है, इफ दिस मास इज घूमिंग गोल गोल, ठीक है ना, अगर ये मास गोल गोल घूम रहा है, तो ये मास गोल गोल तभी घूम सकता है जब एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी। तुम्हें पता है क्या, रस्सी में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, रस्सी में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, वो आती है रस्सी में लगने वाले टेंशन से। टेंशन यानी कि रस्सी में लगने वाला तनाव। ये रस्सी इस पत्थर की वजह से खिंचती है, तो रस्सी में एक तनाव लगता है, टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो तनाव है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। जब तक ये पत्थर गोल गोल घूम रहा है, तब तक सेंट्रीपिटल फोर्स अपना जलवा दिखाते रहेगा। एक बार तुम्हारे हाथ से ये पत्थर छूट जाए, ये रस्सी छूट जाए, तब उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना कमाल दिखाना शुरू करेगा। बात को समझो, क्योंकि तुमने उस रस्सी को पकड़ के रखा है, तो अब मजबूरन तुम्हारा मास सेंट्रीपिटल करने के हिसाब से, सर्कुलर मोशन करने के हिसाब से मजबूर है। एक बार रस्सी छोड़ के देखो, अब सेंट्रीफ्यूगल टेक ओवर कर लेगा। क्रिश बात को समझ में आ रही है? दोनों है, मौजूद है, पर सेंट्रीपिटल कब एक्शन में आता है और सेंट्रीफ्यूगल कब एक्शन में आता है, यह बात समझना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, कपड़े धोते वक्त जो कपड़े हैं वो सेंट्रीपिटल का रोल ले लेते हैं, पर मैल सेंट्रीफ्यूगल के फॉर्म में कल्टी मार लेता है वहां से। गॉट इट है? गॉट इट है? चलो क्लास टाइम हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अभी 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर है, मिलते हैं फिर, ठीक है? चलो, आई होप आज अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा, ठीक है? समझ में आया होगा, शीट आएगी रिवाइज करने का, ठीक है?
अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय। टेस्ट का प्रिपेयर करो, टेस्ट का प्रिपेयर करो, टेस्ट है, पढ़ाई करो, ठीक है। चलो बाय।